वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। इस वीडियो में हम फुल कवरेज करेंगे सिलेबस का और साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। नॉर्मली केमिस्ट्री का जो पेपर होता है साइंस पेपर 2, उसमें 15 से 18 मार्क्स तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा परसेंटेज है आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। हम सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ भी बाहर फालतू का नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा सिलेबस में है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के साथ डील करते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी डील विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तब कार्बन जो है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के पास कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी हमें पता है कि लास्ट कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बॉन्ड बना पाए। तो टेट्रावैलेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसके वजह से वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो हम सबको पता है कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 4, मतलब लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं कोवलेंट। हमें आप ध्यान से देखें तो इन चारों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ 4 एटम के साथ बॉन्ड बना लिया और ये बन गया कंपाउंड हमारा CH4। तो ये पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है बिकॉज उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है एटम्स की जिससे वो लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेंगे, खुद के एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे या फिर कोई दूसरे एटम के साथ। जैसे कि कार्बन है, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अभी हमने देखा टेट्रावैलेंसी। अब अगर इसने इनमें से एक बॉन्ड कार्बन के साथ ही बना लिया, फिर अगला ये भी 4 बना सकता है, इसने अगला कार्बन के साथ बनाया, बाकी सब हाइड्रोजन के साथ बना लिए मान लीजिए। तो ये कितनी भी चाहे लंबी चेन बना सकता है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन। लॉन्ग चेन्स, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाना। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो हमने देखा अभी एक कार्बन ने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसके पास 3 बॉन्ड और बचे, इसके पास भी 3 बॉन्ड और बचे, इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे सिंगल बॉन्ड हैं। जब एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड साथ में बनाए, मतलब कि जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिए, बाकी के अब इसके पास कितने बचे, 2 और 1 2, और इस वाले के पास भी 2 हो गए तो 2 और बचे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर वो 3 के साथ बना ले 1 2 3, तो अब इसके पास सिर्फ एक बचा बॉन्ड बनाने के लिए और इसके पास भी एक, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे चलते हैं स्ट्रेट बॉन्ड्स। स्ट्रेट कंपाउंड कैसे बनते हैं। स्ट्रेट कंपाउंड का मतलब है अगर हम चेन बना रहे हैं तो ऐसे सीधी सीधी चेन बनाते जाएं कार्बन की, हर जगह यहाँ पर 3 3 3 बनेंगे। तो ये हमारी अगर चेन बन गई तो ये स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन का मतलब कार्बन ऐसे सीधा जा रहा था, अब साथ में कार्बन ने यहाँ पे भी कोई दूसरी ब्रांच बना ली, ये तो इधर पे एक ब्रांच दिख गई और आगे बढ़ाओ, यहाँ पर इस कार्बन ने ब्रांच बना ली, तो ये हो गई ब्रांच्ड। साइक्लिक क्या होते हैं, साइक्लिक मतलब ये चेन बना रहे हैं और ये चेन ऐसी बना रहे हैं कि एक साइकिल के जैसे कंप्लीट हो रहे हैं, क्लोज्ड बन रहे हैं। इसमें हमें एक ही कंपाउंड पढ़ना है जो कि है बेंजीन। साइक्लिक कंपाउंड में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन की एक चेन बनती है हेक्सागोन के जैसे। ये देखिए कितने कार्बन है हमारे, 6 कार्बन हो गए।
अब क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं एक के बाद एक डबल बॉन्ड इधर पे नहीं रहेगा, फिर एक डबल बॉन्ड इधर पे नहीं रहेगा, फिर एक डबल बॉन्ड, मतलब 3 डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। कार्बन को हम कई बार कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम ऐसे भी बेंजीन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे हम इस चेन को भी कैसे ड्रॉ कर सकते थे, इस वाली को ऐसा, मतलब कार्बन की जगह कुछ नहीं बना के नोट बना देते, ये वर्टिसेस, ऐसी यहाँ पर वर्टिसेस बनी हुई है। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेट कैसे चेन बनती है, ब्रांच चेन कैसे बनती है, और साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। इसमें एक कंपाउंड याद रखना है, बेंजीन का फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। हमें जो पढ़ने हैं कंपाउंड्स वो अप टू 5 पढ़ने हैं। सबसे पहले आते हैं सिंगल बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं, सबसे पहले ये समझिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब H, कार्बन मतलब C, ऐसे कंपाउंड्स जो C और H से मिलके बने हो, ये हो गए हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड वाले देखते हैं। सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्केन, ये याद रखना है, एल्केन। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर कुछ भी, 1 2 3। तो जब हम n की जगह, हमें अप टू 5 पढ़ना है, ठीक है, 4 5। तो जब हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारा आता है C1H2 × 1 + 2, मतलब कि हमारा है CH4। जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा आएगा C2H4 + 2 6। जो CH4 है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C और 4 H, कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती हैं, बना दिया। ये CH4 का स्ट्रक्चर है। इसका नाम होता है मैथ, n = 1 को बोलते हैं मैथ। और ये एल्केन है इसीलिए एन उठा लेते हैं, मैथ एन, मीथेन। ऐसी C2H6, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन के इधर 3 बचे और इधर पे भी 3 बचे, तो H H H, तो हम देख सकते हैं पूरे 6 हाइड्रोजन ऐड हो गए। ये है, सेकंड वाले को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ। जब N1 हो तो मैथ, N2 हो तो एथ, और एन है सिंगल बॉन्ड तो इथेन। ऐसे ही हम अगले चलते हैं फॉर्मूले में। ये आ गया था C2H6, ऐसे ही जब C3 डालेंगे, C3H2n मतलब 6 + 2 8, C3H8। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन ले लिए, 1 2 3, सबके सिंगल बॉन्ड बनाए। अब इस वाले के 1 हो गया तो 3 बाकी हैं, इस वाले के 2 हो चुके हैं, ये और ये, तो सिर्फ 2 बाकी हैं। इस वाले का 1 हुआ है तो 3 बाकी हैं, और हर जगह H ऐड कर दो। तो ये हमारा बन गया 3 कार्बन, 3n को बोलते हैं प्रॉप, 3 कार्बन वाले को प्रॉप, और एन है तो प्रोपेन। ये सब एल्केन है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, C4H × 2 8 + 2 10, C4H10। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, जल्दी बना लेंगे। अब 1 2 3, इसके 2 हो गए तो इसके 2 बचेंगे बस, इधर पे भी 2 हो गए तो सिर्फ 2 बचे क्योंकि 4 होने हैं, और हर जगह H ऐड कर देंगे। इसका नाम क्या होगा, n = 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट, ये याद रखना है, ब्यूट, और एन है तो एन, ब्यूट एन। सिंगल बॉन्ड वाले एन होते हैं। ऐसी लास्ट जो बचा है C5H, 5 × 2 10, तो 12 + 2 कर रहे हैं अपन, तो बस 1 2 3 4 5, और सबके हाइड्रोजन ऐड कर देंगे टेट्रावेलेंसी के हिसाब से। n = 5 को बोलते हैं पेंट, तो पेंटेन, तो पेंटेन ये बन गया। ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हो गए। अब हम आएंगे डबल बॉन्ड पे। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कीन। इनका फॉर्मूला होता है Cn, और जो हाइड्रोजन है H2n, मतलब कार्बन का डबल होगा हाइड्रोजन,
सबसे पहले अपन C1 रखते, n बराबर 1 रखते हैं, तो क्या होगा C1 H का 2 डबल, तो कितना होगा H2। तो ये कोई कंपाउंड यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ एल्केन में n बराबर 1 होता है, एल्कीन में नहीं होता है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। CH2 कोई कंपाउंड नहीं है। अब हम n बराबर 2 रखते हैं, तो C2H2 इंटू 2 4। इसको कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला ये डबल बॉन्ड का है, तो कार्बन और कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ये बना दिया। अब इसके पास सिर्फ 2 बचे और इसके पास भी सिर्फ 2 बॉन्ड बचे और H4 है, तो यहाँ पे ये H4 हो गया। He3 करते हैं। तब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ एक कोई कार्बन सिलेक्ट करो, कोई भी 2, यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बस एक डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये याद रखना है। तो इसका 2 हो गया, तो इसके पास सिर्फ 2 बचे, इसके 3 हो चुके हैं, तो 1 बचा और इसके पास 1 था, तो पूरे 3 लगा दिए। अब काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और इसका फॉर्मूला भी क्या है C3H, इसका डबल तो H6 बन गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही n बराबर 4, तो हम याद रखेंगे कि सिर्फ 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, वो आप चूज कर लीजिए किसके बीच में बनाना है, बाकी के जो बचे 4 कार्बन और बनाने हैं, 1 2 3 और 4। अब बॉन्ड सेटिस्फाई करेंगे, 2 4 बनाना है, 3 पहले से, एक और ऐड होगा, यहाँ पर 2 पहले से है तो 2 ऐड, और ये इधर पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर इन है, इनका नाम है एल्कीन, तो हर जगह क्या आ जाएगा ईथ इन, 3 कार्बन तो प्रोप इन, 4 कार्बन तो ब्यूट इन। ऐसे ही हर जगह H ऐड कर देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर कभी भी बोले स्ट्रक्चर बनाना है, C4H डबल H8, ऐसे 5 में C5H 10, तो 5 हमने बनाए, 1 2 3 4 5, किसी भी 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया। और अब हमने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 4 बनाना है सबको, ये बन गया पेंट और इन, पेंटीन, n बराबर 5। अब हम आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं एल्काइन, आइन YNE, और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन का था 2n+2, एल्कीन का था 2n, और एल्काइन का हो गया 2n-2। जब हम 1 रखेंगे तो आएगा C1 2 सॉरी, तो ये हो गया CH0। तो ये चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। इधर पे भी n बराबर 1 नहीं कुछ है, n बराबर 2 से शुरू होगा, तो जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो H 2 इंटू 2 4 - 2, तो ये क्या बना C2H2। तो पहला कंपाउंड जो है वो क्या है C2H2, और इसका नाम क्या होगा इथाइन, आइन 2 है तो इसलिए C2 है इसलिए H लगाया, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। बनाएंगे कैसे, C और C के बीच में बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, जितना वैलेंसी बची उस हिसाब से हाइड्रोजन ऐड, इधर 3 हो गया, सिर्फ 1 बचा, इधर सिर्फ 1 बचा, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला C2H2। ऐसे ही n बराबर 3, तो C 3 लेंगे, कोई भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ये याद रखना है, सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जैसे वहाँ सिर्फ एक डबल बॉन्ड बना रहे थे। अब वैलेंसी करेंगे सेटिस्फाई, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 2 3 और 4 चारों हो गए, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं ऐड होगा, यहाँ पर 1 है, बाकी के 3। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, फॉर्मूले से चेक करते हैं, C3H2n, मतलब 6 - 2, 6 - 2 कितना होगा 4, तो ये बन गया C3H4। क्या 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, सही है। ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका होगा ब्यूटाइन, 4 कार्बन 1 2 3 4, कोई भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई, ये बनेगा C4H डबल का -2, तो 6। इधर क्या बनेगा C5n की जगह 5 डाला, 2n मतलब 10, 10 में से 2 हटाओ तो H8। ऐसे ही 1 2 3 4 5, किसी भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इधर पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, इधर पे 2 हाइड्रोजन, और इधर पे 3 हाइड्रोजन। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, करेक्ट, ये होगा पेंटाइन।
तो एक बार समरी देख लेते हैं। एल्केन जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन जो होते हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। फिर एल्काइन जो होंगे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे और इनका फॉर्मूला होगा HCnH2n-2। ओके, तो अगर जैसे हमने बोला C3H8 क्या है, तो सबसे पहले आपने 3 जो भी कार्बन है उसको डबल करके देखा, 3 × 2 6। अगर डबल से ज़्यादा है तो एल्केन है, क्योंकि डबल से +2 हो रहा है। अगर C3H6 तो हमने देखा डबल करके 6 होता है, अगर डबल के जितना है तो एल्कीन। और अगर हमने कहा C3H4 अगर डबल से कम है तो एल्काइन, जल्दी से पता करने के लिए। और 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। इतना याद रखना है। और जो 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड था उसको बोलते थे बेंजीन, C6H6। अब आगे चलते हैं। ये जो कंपाउंड्स दिए इनको नाम बताना है, इनका क्या नाम है। तो सबसे पहले देखिए C3 दिया है, C3 का मतलब होता है प्रॉप। अब ये डिसाइड करना है एन है, ईन है या आयन है। तो 3 × 2 6, 6 में 2 बड़ा है, अगर 2 ऐड हो रहा है तो एन है। C3 है तो प्रॉप तो लिखना ही है, 3 × 2 6 डबल करके, तो ये तो 6 जितना ही है तो उतना ही होता है, तो प्रॉप ईन आता है। यहाँ पर C3H4 होता तो 3 है तो प्रॉप, 3 × 2 6, 6 से 2 कम है तो आयन। इधर आते हैं C2 मतलब कि एथ, डबल किया 2 × 2 4, 4 के बराबर है तो इन। इधर C2 तो एथ, 2 × 2 4, 4 + 2 6, 2 ऐड हो रहा है तो ये एन वाला है, 2 ऐड होने में। इसमें आते हैं 5 तो पेंट, 5 × 2 10, पर ये 10 से 2 कम है, 2 कम है तो 2n-2 वाला है तो पेंट आयन। ऐसे हम नेमिंग कर लेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स के ग्रुप जो कि अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएं तो वो उस कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज़ देंगे। वो कंपाउंड उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जैसे एक्ट करेगा। तो एग्जाम्पल ये जो बना है ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसी में आ जाएगा तो वो डबल बॉन्ड की जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, वैसी केमिकल रिएक्शंस करेगा। ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड OH ये है एल्कोहलिक। फंक्शनल ग्रुप, कार्बन पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, फिर एक हाइड्रोजन भी है कनेक्टेड, और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HCO, बॉन्ड HCO, और इस बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा कोई भी कंपाउंड, यहाँ पर बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड कनेक्ट हो जाएगा, इधर पे कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है जो लास्ट है ये है बॉन्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिड है, इसको शॉर्ट फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं COOH, और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड कनेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है HCO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH अल्कोहल। डबल ट्रिपल बॉन्ड हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इनको हम आगे यूज़ करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो आइसोमर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल मैंने बोला C4H10, ये फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 4 कार्बन ड्रॉ करने हैं, ये कर लिए 4 कार्बन ड्रॉ। इसके बाद हाइड्रोजन ऐड कर देंगे सब में वैलेंसी के हिसाब से, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया C4H10। पर हम C4H10 ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहाँ पर एक दूसरे ही कार्बन से हमने एक और चौथा कार्बन कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी C4 है। अब हम हाइड्रोजन बना के देखते हैं क्या सेम हाइड्रोजन आ रहे हैं। 4 वैलेंसी बनाते हैं, इधर 3 हो चुकी है तो सिर्फ 1 रहेगी, इधर पे 1 है तो 3 रहेंगी, और इधर पे 1 है तो 3। हर जगह हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, मतलब ये भी C4H10 है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर इनका जो स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं, एक जगह सीधे 4 कार्बन है और एक जगह 3 कार्बन है, और एक ब्रांच में कार्बन बना दिया है। ओके, तो दीज आर आइसोमर्स, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इट इज द प्रॉपर्टी इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आइसोमर्स होंगे तो उनका IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं है सेम हो। आगे चलते हैं, IUPAC नेम क्या होता है ये भी समझेंगे। तो IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग करती है, उन्हें स्टैंडर्ड नेम देती है। जैसे कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि SI यूनिट क्या है लेंथ की, तो आप बोलते हो मीटर। तो ऐसे ही ये केमिकल कंपाउंड्स को स्टैंडर्ड नेम देती है, और इसके हिसाब से हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। इतने सारे कंपाउंड्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ नेमिंग होगी और सबका एक यूनिक IUPAC नेम होगा। ओके, आइसोमेरिज्म 2 टाइप की पढ़नी है हमें, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन नाम से समझ आ रहा है कि चेन में कुछ डिफरेंस होगा, तो जब कार्बन की जो चेन हो वो डिफरेंट हो, कार्बन चेन जब डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट कार्बन चेन बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब चेन आइसोमेरिज्म होगी। कैसे, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, C4 जो है, एक हम ऐसा बना सकते हैं C4H10 को, जो कि ब्यूटेन है जिसका नाम। एक हम ऐसा भी बना सकते हैं, 3 कार्बन ऐसे बना दिए और एक कार्बन यहाँ पर बना दिया, तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन ब्रांच है, 3 कार्बन चेन। तो जब डिफरेंट चेन होती है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो वो चेन आइसोमेरिज्म है। एक और देख लेते हैं, ये ब्यूटेन का हो गया। एक बनाते हैं पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला C5H2N+2, तो 5 2 10 + 2 12। अब इसके लिए एक सीधी चेन बना ली, 1 2 3 4 5। ओके, एक बनाएंगे ऐसी ब्रांच 1 2 3 4, और किसी भी इन दोनों बीच वाले में से किसी भी एक में ब्रांचिंग कर दी, ये 5 हो गए। एक हम कैसे बना सकते हैं, 1 2 3, ये 3 बना ली। इसके बाद एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की मेन चेन है, और यहाँ पर 3 कार्बन की मेन चेन है और 2 ब्रांचिंग है, इधर एक ब्रांचिंग है। तो यहाँ पर पेंटेन के हमारे पास 3 आइसोमर आ गए, तीनों चेन। जब हम नेमिंग पढ़ेंगे तब हम इनकी नेमिंग करेंगे। ये 3 आइसोमर हो गए। क्वेश्चन आता है कि आइसोमर बनाइए पेंटेन का, ब्यूटेन का, तो आप ऐसे बना लेंगे। और हर जगह हमें कार्बन की टेट्रा बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 हो गए, तो इस वाले कार्बन में सिर्फ एक आएगा हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए, यहाँ तो एक ही है, तो इधर 3 आएंगे। ऐसे हर जगह कार्बन हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे तो हमारा पूरा कंपाउंड बन जाएगा। जब भी स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो आपको हाइड्रोजन भी ऐड करने हैं और पूरा बनाना है। अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अदर जो हमने पढ़े थे वो। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, C और C, ये 4 कार्बन का हमने बनाया। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड 1 2 सेकेंड वाले कार्बन से शुरू कर रहे हैं,
फिर एक और बनाएंगे हम। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड पहले वाले कार्बन से ही शुरू कर दे रहे हैं। तो हैं दोनों क्या, C4H8, मतलब सब हैं ब्यूटीन। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। जब अपन हाइड्रोजन बनाएंगे तो एक से ही आएंगे 8, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर अलग आ रही है। यहाँ पे सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में, या फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज से समझ में आ रहा है कुछ बढ़ रहा है, चीज़ चलती जा रही है। एक ऐसी सीरीज जिसमें कंपाउंड्स हों। कैसे कंपाउंड्स हों? जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और उन ग्रुप्स का जो कंपाउंड्स हैं उनका जो ग्रुप हो, उनमें जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफ़र करें, कैसे अलग हों। दे डिफ़र वन अनदर बाय CH2 ग्रुप, मतलब उनमें सिर्फ अंतर हो एक CH2 ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझे हम? जैसे कि हमने मीथेन लिया एल्केन में CH4, अगर इसमें हमने CH2 ऐड कर दिया तो कार्बन एक था, अब एक और कार्बन हो गया, तो C कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 थे, 2 और बढ़ गए, तो H कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम देख सकते हैं मीथेन में जब हमने CH2 ऐड करा तो क्या बन गया? ईथेन बन गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कितने डिफरेंस में है? CH2 के। तो ये होमोलोजस सीरीज में आएंगे। अब जो ईथेन है, ईथेन में हमने फिर से CH2 ऐड किया, तो कार्बन 2 था, एक और ऐड किया तो 3 हो गया। 6 था, हाइड्रोजन 2 ऐड किए तो 8 हो गया। और ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोपेन। मतलब मीथेन, फिर ईथेन 1, 2 और 3, प्रोपेन। तो ये जैसे जैसे हम CH2 ऐड करते जा रहे हैं, एक एक आगे बढ़ता जा रहा है। इधर पे CH2 एक और ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो ये सब सेम होमोलोजस सीरीज में आते हैं। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफर करें? सिर्फ एक CH2 के अंतर से, CH2 ग्रुप के अंतर से, और फंक्शनल ग्रुप जिसमें सेम हो। तो ये होती है होमोलोजस सीरीज, एक ऐसी सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनमें एक दूसरे से जो कंपाउंड्स हों वो एक CH2 ग्रुप से डिफ़र करें सिर्फ। ऐसे हम दूसरी देख लेते हैं। एक कंपाउंड है, मान लीजिए CH3COOH। COOH रिकॉल करो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। अब इसमें CH2 ऐड करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में ऐड नहीं होगा, ये जो दूसरा वाला पार्ट है इधर ऐड होगा। तो C2H5 और COOH, इसको मीथेनोइक एसिड बोलते हैं, आगे देखेंगे इसको इथेनोइक। तो ये भी एक आके बढ़ गया। तो ये भी एक पर्टिकुलर होमोलोजस सीरीज में डिफाइंड है। ये हमारी जो थी ये एल्केन की होमोलोजस सीरीज थी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोजस सीरीज होगी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप जिसका सिंबल R होता है, R से डिनोट करते हैं। ये CH3 और एक बॉन्ड छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। अब इस CH3 में फिर से CH2 ऐड किया तो ये क्या बन गया? C2 और H5। फिर इसमें फिर से CH2 ऐड किया तो बन गया C3H7। और यहाँ एक खाली बॉन्ड है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे कि बॉन्ड CH3 था, यहाँ पे COOH लिख दिया हमने, तो ये बन गया यहाँ पर ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही CH3 है, यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया तो ये अल्कोहल बन गया। इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और इसको डिनोट करते हैं R से। तो CH3, C2H5 और बॉन्ड, ये हो गए एल्काइल ग्रुप। अगर हम गौर से देखें तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे CH4, उसमें से एक H हटा दिया और बॉन्ड खोल दिया। कैसे? CH4 एक H हटाया तो बना CH3 और बॉन्ड खोल दिया, ये बन गया एल्काइल ग्रुप। इसके बाद इथेन क्या होता है? C2H6, तो यहाँ से एक H हटाया C2H5 और एक बॉन्ड खोल दिया, ये बन गया। ये है मिथाइल, ये मीथेन है, एल्काइल नाम है ना तो आइल जुड़ जाएगा। ऐसे ये इथेन है, इसका बनाया तो ये बन गया इथाइल। अभी IUPAC में हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं, होमोलोजस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये समझते हैं। जो सारे मेंबर्स होंगे उनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। एक होमोलोजस सीरीज़ के सारे मेंबर्स जो होंगे उनका जनरल फॉर्मूला हम उन्हें एक सिंगल फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। याद दिलाते हैं, अभी हमने एल्केन पढ़ा था।
हमने सारे एल्केन्स को कौन से जनरल फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, CnH2n+2। तो ये एल्केन की होमोलॉजिस सीरीज है। ऐसे ही एल्कीन को हमने देखा था, एल्कीन का क्या था, CnH2n। तो हम इन सबको एक जनरल फॉर्मूले से डिनोट कर पा रहे हैं, तो ये इनकी होमोलॉजिस सीरीज हो गई। मतलब आगे चलते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे एक के बाद एक, जैसे n=1 में मैथ था, n=2 में एथ था, ये सिर्फ डिफर करेंगे एक CH2 ग्रुप से। हमने एग्जांपल देखा था, जो मीथेन है CH4 है, इसमें CH2 ऐड किया तो ये बन गया C2H6। ये मैथ है मीथेन, ये है एथ इथेन। तो एडजेसेंट मतलब बगल वाले। तो ये जो दो बगल वाले थे n=1 और n=2, ये कितने से डिफर कर रहे थे, एक CH2 ग्रुप से सिर्फ। कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर्स जो होंगे, बगल वाले जो मेंबर्स होंगे एक ग्रुप के, वो कितने मॉलिक्यूलर वेट से डिफर करेंगे, 14। क्योंकि जो CH2 हम ऐड कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 14 है। C का कितना, C का एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक मास कितना है, 12। H का 1 है एटॉमिक मास, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 H है तो 2 × 1, तो क्या आ गया, 12 + 2 दैट इज़ 14। तो अगर मीथेन का मान लीजिए X है, तो इथेन का C2H6 का एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, X में 14 जोड़ दो, तो बगल वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो कितना डिफर करेंगे, 14 से डिफर करेंगे मॉलिक्यूलर वेट में। ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी मेंबर्स एक पर्टिकुलर सीरीज के होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। एल्केन अगर एक मेंबर है, होमोलॉजिस सीरीज है, तो एल्केन के सारे ग्रुप जितने भी मेंबर्स हैं सबकी प्रॉपर्टी एक सी होगी। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। फिर हम दूसरे ग्रुप में आ जाए, जैसे कि एल्कीन, मतलब इथीन, प्रोपीन, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, इन सबकी एक सी प्रॉपर्टी होगी। इनका जो ग्रुप है इनकी एक सी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। ऑल मेंबर्स सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी धीरे धीरे बदलती रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। फिजिकल ऐसी कि कोई गैस है तो धीरे धीरे कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है। आगे चलते हैं, जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं किसी भी एक होमोलॉजिस सीरीज के कंपाउंड के, वो इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मतलब CH4 मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, C2H6 इथेन इसका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डबल कार्बन आ गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो किसके ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले के ज़्यादा होंगे, तो इथेन के ज़्यादा होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ होमोलॉजिस सीरीज इनके फर्स्ट मेंबर देख लेते हैं। तो एल्कीन का तुम्हें पता ही है फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन CH4। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या था, C2H4, जो कि हमारा इथीन है, उसमें मैथ करके कुछ नहीं था। फिर एल्काइन में भी C1 वाला मैथ वाला नहीं था, C2H2 था, सबसे छोटा C2 रखने पे आ रहा था, जो कि इथाइन था। इथाइन ऐसे ही अगर हमारा OH वाला है होमोलॉजिस सीरीज, तो इसका पहला मेंबर होगा मीथेनॉल। अभी हम IUPAC पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये हो गए फर्स्ट मेंबर्स ऑफ सम एल्काइल फॉर सम होमोलॉजिस सीरीज। आगे चलते हैं, अब सिलेबस में आगे आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नामकरण करना। तो हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स की सिंपल नोमेनक्लेचर जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगे हों। हम समझते हैं कैसे। तो अभी हमने आपको बताया था IUPAC एक बॉडी है जो कि केमिकल कंपाउंड्स को नाम वगैरह देती है, तो उसके नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। तो कैसे हम किसी कंपाउंड को नेम करते हैं, एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे लगना। एक वर्ड होता है सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे लगना, बिफोर, आफ्टर। और ये है रूट नेम, मतलब वो जो भी मेन चीज़ है ये रूट नेम होगा, उसके आगे लगेगा प्रीफिक्स, उसके पीछे लगेगा सफिक्स। कैसे समझते हैं, यहाँ पर ये एक पूरे कंपाउंड का नेमिंग फॉर्मूला है। रूट नेम के आगे प्रीफिक्स लगेगा, उसके पीछे, अब अगर 3-4 सफिक्स हैं, जितने भी सफिक्स हो ऐसे लगते हैं, तो जनरली 2 सफिक्स काफ़ी रहते हैं, एक सफिक्स दूसरा सफिक्स। अब रूट नेम क्या है, रूट नेम डिसाइड करेगा कैसे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, N कितने हैं। एक कार्बन है तो मैथ
2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, फिर 5 तो पेंट। ये हो गया रूट नेम। प्रीफिक्स में क्या लगेगा? प्रीफिक्स में कई बार अगर क्लोरीन है, जैसे कि देखना 1 2 3 और 4 कार्बन है तो रूट नेम हमने लगा दिया ब्यूट। अगर कार्बन में क्लोरीन भी जुड़ा है तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स के जैसे यूज़ होगा। Cl को बोलते हैं क्लोरो, ये नाम हो जाएगा क्लोरो ऐसा। Cl, Br, F, I ये सारे 17th ग्रुप के जो मेंबर हैं ये सब आते हैं प्रीफिक्स में। और R जो हमने एल्काइल ग्रुप पढ़ा था ना, CH3 बॉन्ड C2H5 ये आ जाएगा प्रीफिक्स में। एक NO2 NH2 ये तो रेयरली आपके सिलेबस में है, बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने देख लिया है। अब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एन लगा देंगे तो ये बन गया क्लोरोब्यूटेन। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो ब्यूटीन हो जाता। सफिक्स 2 अगर कोई फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड के अलावा OH, CHO या COOH प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे COOH प्रेजेंट होता तो अब ये सफिक्स के जैसे यूज़ होता ये यहाँ पर। तो यहाँ हम आगे नेम के और पीछे सफिक्स लिखते। समझते हैं कैसे? कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी प्रायोरिटी होती है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये C हमने 4 बना लिए, इसमें COOH भी है और एक और COH भी है, तो हम किसको सफिक्स के जैसे यूज़ करेंगे? सफिक्स के जैसे जो सेकंड सफिक्स है यहाँ पे हम सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा, उसको आगे प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। तो इसकी प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, फिर होता है एल्डिहाइड और फिर एल्कोहल। मतलब अगर एक ही कंपाउंड में COOH भी है और OH भी है तो हम COOH को एज अ सफिक्स चूज़ करेंगे, इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। ओके, और फिर इसको प्रीफिक्स जैसा यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए CHO भी है तो ये सफिक्स जैसा यूज़ होगा COOH, और ये दोनों प्रीफिक्स जैसे यूज़ होंगे। तो ये सिर्फ सफिक्स जैसा यूज़ होता है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ दिया था COOH तो ये बन जाता ओइक ब्यूटेनोइक एसिड। ओइक एसिड इसका सफिक्स है। अगर COOH ग्रुप कहीं दिख रहा है तो उसकी जगह जब नाम लिखेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे। ऐसे ही CHO, अगर अकेले CHO प्रेजेंट होता तो हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसे हमें सफिक्स जैसे यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर किसी और को प्रीफिक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सफिक्स होगा। तो यहाँ पर अब जैसे 3 दिख रहे हैं आपको, कार्बन 1 2 3 और एक ये 4, इसका नाम क्या जाएगा? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या है? अल। ओके, तो अभी हम आगे नेम देखेंगे कैसे नेमिंग करेंगे। एक सिंपल आइडिया, ऐसे ही अगर ये प्रीफिक्स जैसा यूज़ होगा तो एल्डो लगेगा। अगर यहाँ COOH भी होता फिर इसको प्रीफिक्स जैसा यूज़ होना पड़ता, तो इधर एल्डो लग जाता, इधर ओइक एसिड लग जाता। ऐसी OH जो है उसका सफिक्स है ऑल, OL ऑल, इसका AL है, और प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब रूल्स देखते हैं कि कैसे हम नेमिंग करते हैं। तो जैसे कि कई बार ये हमें एक कंपाउंड दिख रहा है, एक ये कंपाउंड दिख रहा है, इन सब के अलग अलग नेम होंगे। हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो बोला गया है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें नामकरण करने से पहले देखना है सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपाउंड हमने ये ले लिया, दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं 1 2 3, ये ले रहे हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ये तो पूरी सीधी सीधी दिख रही है, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। कई बार अब ये सेकंड कंपाउंड देखिए, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, यहाँ ये चेन ख़त्म हो गई और ये साइड चेन है ब्रांच वाली, तो ये 4 की बन पा रही है। दूसरी देखते हैं बना के, अगर हम दूसरी देख रहे हैं
तो 1 2। अब हम सीधे जाने की जगह नीचे ऐसे लंबाई में चले जाते हैं, तो 3 ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 की चेन बन रही है। तो सबसे लंबी कौन सी चेन दिख रही है तुम्हें? अभी थर्ड नंबर की भी एक और चेन बनेगी, ध्यान से देखना। हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3, फिर हम ऊपर गए 4 5 6, ये वाली। तो सबसे लंबी कौन सी चेन दिख रही है? ये वाली। तो हम जल्दी से नेमिंग कर लेंगे कि हमने कौन सी चेन सिलेक्ट करी, हमने ये चेन सिलेक्ट करी। तो सिर्फ एक कार्बन जो है ये साइड चेन या ब्रांच में है, तो ऐसे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी जाती है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब नेमिंग कैसे करेंगे? अब इधर बोला गया सेकंड रूल है गिव नंबरिंग। अब सिलेक्ट चेन करने के बाद जो हम नंबरिंग करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर आए फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH CHO COOH, या फिर कोई साइड ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे जो साइड ग्रुप है ये है CH3, अपन H नहीं लिख रहे, अंडरस्टैंडिंग है कि एक कार्बन है तो उसके साथ H3 होगा, 2 कार्बन है तो उसके साथ H5 होगा। तो हमें इन सबको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है, कोशिश करनी है कि इसके पास स्मॉलेस्ट नंबर आए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हम ये फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 1 2 3। अब हम कैसे नंबरिंग कर सकते हैं? एक हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यहाँ से, हमारी चेन यही थी ना पूरी, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी वाली नंबरिंग में ये वाली जो साइड चेन है इसको कम नंबर मिल रहा है? तो येलो वाले से दिख रहा है ना इसको कम नंबर, ब्लू वाले से तो इसे 4 नंबर मिल रहा है। ये कौन से वाले कार्बन से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है 4 वाले कार्बन से, ब्लू वाले से, ब्लू वाले में। और जब येलो वाले नंबरिंग कर रहे हैं तो ये 3 नंबर के कार्बन से कनेक्ट है। तो हमें कोशिश करना है कि अगर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH CHO या COOH ये सब हो या साइड चेन हो तो इन्हें सबसे कम नंबर मिले। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे येलो वाला, ये हमारा सही होगा नंबरिंग। ओके, अब इसमें भी प्रेफरेंस है। मान लीजिए साइड चेन भी प्रेजेंट है, COOH CHO OH ये भी प्रेजेंट है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इन 3 फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, उसके बाद कोशिश करते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, उसके बाद थर्ड नंबर पे ट्राई करते हैं कि एल्काइल ग्रुप को। अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स प्रेजेंट हो, मतलब क्लोरो भी हो, देखना इस वाले कंपाउंड में, और ब्रोमो भी हो, तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे कि किसे पहले लिखें। तो B पहले आता है, फिर C आता है, तो हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर कॉमा लगाएंगे, हम लिखेंगे, सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर ये 3 कार्बन है तो अपन लिखेंगे प्रोपेन। और इनके एड्रेस भी लिखने पड़ते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे। अभी अपन ने कुछ रूल्स देखे, अब देखते हैं। नंबरिंग करेंगे तो हमें बोला गया कि सबसे कम नंबर देना है इनको, इन सबको। तो हमने यहाँ से शुरू करा देने के लिए 1 2 3। अगर हम उल्टा देते 1 2 3 तो यहाँ पे सबसे कम में क्लोरीन को 1 मिल रहा है और ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, 1 2। और जब हम दूसरा कर रहे हैं तो ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, क्लोरीन को 3। तो कौन से कम दिख रहे हैं? ये कम दिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो इस कंपाउंड की जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी? हम लिखते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली में सबसे छोटा क्या है? बी और सी में से। तो इसका नंबर क्या है? सबके नंबर के साथ उसे लिखेंगे 2 ब्रोमो, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। फिर क्लोरीन के पास कितना नंबर है? 1, तो 1 क्लोरो, ये अल्फ़ाबेटिकली, इसके वजह से BC। फिर 3 हमारे पास कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया? प्रीफिक्स ख़त्म, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ये हमारा IUPAC नेम हो गया। अब हम बाकी कुछ कंपाउंड्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट चेन वाले के लिए जो हमने बनाया था, एक बार उसे देख लेते हैं इसका क्या नाम होगा। हमने ये समझ लिया था कि जो हमारी चेन है वो ये वाली बनेगी लॉन्गेस्ट चेन।
फिर हमने नंबरिंग का देखा था कि ये जो हमारा साइड चेन है, ये जो आर है, इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो जब अपन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ऐसी नंबरिंग कर रहे थे तो ये थर्ड वाले कार्बन से कनेक्ट आ रहा था, तो इसलिए इसको सबसे कम नंबर मिल चुका था पॉसिबल। उल्टा करते तो 4 मिलता इसे। तो हम कैसे नेम करेंगे इसका? ये प्रीफिक्स के जैसे यूज होता है, हमने देखा था आर। तो ये कौन से नंबर पे है? 3 पे। सबसे पहले इसका नंबर लिखा 3, और एक ही कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। एल्काइल ग्रुप है ना ये, इसलिए मिथाइल। अगर यहाँ ऐसे 2 कार्बन होते तो वो अलग बन जाता। अब प्रीफिक्स ख़त्म हो गया, अब सिर्फ हमारे पास ये वर्ड्स हैं। ये हमारे कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन कितने की है? 6 की। 6 वाले को क्या बोलते हैं? हेक्स। अभी जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर इतना याद रख लो, अगर 6 की चेन आई तो हेक्स लिख दिया। वैसे 5 की होती तो पेंट लिख देते। हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। आगे चलते हैं, कुछ और कंपाउंड्स के लिए देखते हैं। अगर ये बना हुआ है, ध्यान से देखना, तो हमें दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि सिर्फ एक ही है, तो सफिक्स के जैसे यूज़ होगा। कार्बन 3 है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिंगल ही चेन दिख रही है हमें, तो और फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हैं। तो हम वैसे शुरू कर ऐसे भी लिख सकते थे नंबरिंग, इसे 3 मिलेगा यहाँ, लेकिन जब हम उल्टा लिखेंगे तो इसे 1 मिल रहा है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर देना है, तो ये वाला कैंसिल कर देते हैं। अब प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं है, तो रूट वर्ड से शुरू करते हैं। 1 2 3, तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। अब ये क्या है? ओ एच। ओ एच को क्या लिखते थे? ऑल। तो जब भी हम आगे कुछ और लिखते हैं तो ई हटा देते हैं। जब पीछे कुछ भी नहीं है सफिक्स जैसा तो ई रहेगा, जब कुछ है तो ई हटाएंगे और हम जोड़ देंगे यहाँ ऑल, प्रोपेन ऑल। या फिर अगर हमें नंबरिंग देनी हो तो इस ऑल की नंबरिंग, ओ एच की नंबरिंग क्या है? 1, तो प्रोप एन 1 ऑल। दोनों ही नाम करेक्ट हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब 1 होता है ना नंबरिंग, तो हम लिखते नहीं हैं अलग से, कई बार लिख भी सकते हैं, उसकी नंबरिंग साथ में लिखेंगे। और ये डैश लगाना ज़रूर रहता है बीच में। कोई और कंपाउंड देखते हैं, फिर ये कुछ क्वेश्चन हैं बोर्ड के वो करेंगे। जैसे कि यही वाला देख लेते हैं, जैसे एक सिंपल देखते हैं पहले। ये दिया हुआ है, हाइड्रोजन को कोई नेमिंग नहीं देते, तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2। अगर हम यहाँ पे 1 2 करेंगे तब भी वो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि 2 Cl लगे हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने नंबरिंग दे दिया था 1 और 2, और ये दोनों क्लोरो हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली एक ही वर्ड है, तो इनकी सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे। 1 पे है, अब कॉमा 2, जब नंबर साथ में होते तो कॉमा लगाते हैं, फिर डैश लगाया। कितने क्लोरीन है? 2, तो इसलिए लगाएंगे डाई। 3 होते तो लिखते ट्राई, 4 होते तो लिखते टेट्रा। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ये लिख लीजिए। तो डाई, इसका नाम क्या था? क्लोरो। 2 हैं। अब रूट वर्ड पे आते हैं, प्रीफिक्स ख़त्म हो गया, मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन। सफिक्स के लिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया 1 2 डाइक्लोरो ईथेन। तो इस कंपाउंड का कैसा होगा? पहले कार्बन की नंबरिंग करी 1 और 2। अब हम देख सकते हैं 1 वाले में ही 2 क्लोरीन है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसकी पहले एड्रेस लिखते हैं। तो 1 वाले में 2 हैं, तो दोनों ही की एड्रेस क्या है? 1,1। फिर 2 वाले में भी 2 हैं, तो 2,2। इसके बाद 4 हमारे क्लोरीन हो गए, तो हम लिखेंगे टेट्रा। क्लोरीन के लिए क्लोरो और ईथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन। ऐसी इस वाले का नामकरण करते हैं, तो हमें यहाँ पर COOH दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते थे? ओइक एसिड। कार्बन कितने गिनते हैं? इसको सबसे कम नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो 4 कार्बन को क्या लिखते थे? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। आगे सफिक्स है तो ई हटेगा, और क्या यूज़ करेंगे? 1 पे हमारा ओइक एसिड है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। 1 नहीं लिखते तो भी चलता। इसको देखते हैं,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है तो यही दिख रही है एक कार्बन चेन। अब उसके बाद नंबरिंग में हमें देखना है कि जो डबल बॉन्ड है इसको कम नंबर मिले, इधर से सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, और उल्टा शुरू करेंगे तो 1 2 सेकेंड नंबर पे ही आ रहा है, तो ये वाली सही है नंबरिंग 1 2 3 4 5। कोई प्रीफिक्स नहीं है, 5 है तो रूट वर्ड लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, कोई भी सफिक्स नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ईन है, जो डबल बॉन्ड है, ये कौन से नंबर पे है, कार्बन के सेकंड नंबर पे, तो पेंट टू ईन, ये इसका हो गया IUPAC नेम। एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेम से हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा प्रोपीन, रूट वर्ड देखेंगे तो 3 कार्बन। अब प्रोपीन, ईन में आपने नंबर नहीं बताया, इसका मतलब है कि पहले वाले में ही बना हुआ है। जब पहले वाले में होता है तो कई बार नहीं लिखते नंबर, तो पहले वाले में डबल बॉन्ड है। अब बोला है 2 मिथाइल, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पे मिथाइल है, ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है। मिथाइल का क्या मतलब होता है, मिथाइल मतलब CH3, इथाइल मतलब C2H5, तो यहाँ पे CH3 जोड़ना है। अब कार्बन की जो वैलेंसी है इसे सेटिस्फाई करिए, हर जगह हाइड्रोजन ऐड करिए, 2 हुआ, 2 और लगेंगे तो इधर हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 4 हो गए, यहाँ पर 1 हुआ तो 3 हाइड्रोजन और लगेंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ब्यूटेन अल बोला है तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन बना लिए, कुछ भी नहीं लिखा अल लगाने से पहले, कोई नंबर नहीं, मतलब पहले वाले नंबर में ही। अल मतलब एल्डिहाइड, मतलब CHO, तो C तो है ही, बस HO लगा दिया, C है HO लगा दिया। ये हो गया ब्यूटेन अल, 4 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, आगे चलते हैं। IUPAC नेम बताना है इसका, तो हम देख सकते हैं CHO ग्रुप दिख रहा है, ये तो एल्डिहाइड का ग्रुप है। ओके, सफिक्स में आएगा, कार्बन एक ही है, एक कार्बन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मैथ। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। ओके, मेथेन 1 अल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन का, तो मेथेन अल, या फिर इसको सिंपली मीथेन अल भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको सबसे कम नंबर देंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही दिख रही है तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपन, फर्स्ट नंबर पे है तो 1, और OH के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑल, 1 ना लिख के प्रोपेन ऑल भी लिख सकते थे। अब इधर आते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही दिख रही है, नंबरिंग देखते हैं कि इसको सबसे कम मिले, तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, दोनों से उसे सेकेंड मिल रहा है तो कोई सी भी नंबरिंग चलेगी। डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सेकेंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है तो 2, ईन है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन, ब्यूट 2 ईन, ये बन चुका है हमारा इसका IUPAC नेम। अब एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ ब्यूटेन के 2 आइसोमर का, तो ब्यूटेन बना लेते हैं पहले, तो 1 2 3 4, एन बोला है तो सिंगल बॉन्ड और हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। अब हमने पढ़ा है इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे, हम इसको चेन आइसोमर बना दें, भी 4 की चेन है। अब अगर हम 3 की चेन बनाएं और एक को ब्रांच कर दें और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर दें हर जगह, तो ये ब्यूटेन का आइसोमर बन गया। जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 कार्बन से। इसका आइसोमर कैसे बन सकता है, तो हमने देखा था इसका चेन आइसोमर बन जाता है, 3 कार्बन ये लिए और 1 कार्बन ऐसे ब्रांच में बना दिया, तो ये बन गया इसका आइसोमर। अब इनका अगर नेम देखें तो इसका नेम तो आसान है, 1 2 3 4 तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। इसकी नेमिंग देखें तो मैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो एक तो ये सिलेक्ट कर ली,
तो भी 3 आ रहे हैं। अगर हमने ये वाली सिलेक्ट करी कि यहाँ से ऐसे गए तो भी 3 आ रहे हैं। तो चलिए हम ये ब्लू वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो हमें पता है कि जो R होता है ये ऐसे C2H5 CH3 ये एल्काइल ग्रुप होते हैं जो प्रीफिक्स है। तो ये जो है ये वाला ये प्रीफिक्स है। कौन से नंबर पे है? सेकेंड। सिंगल कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब हमारा जो रूट है हमारा वो क्या है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसके आइसोमर है। तो ब्यूटेन का आइसोमर क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन एक ही दिख रही है हमें। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में यूज़ होता है तो सबसे आखिरी में यूज़ होगा। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, पर पीछे सफिक्स है तो ई हटेगा। नंबर 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 ओइक एसिड। एक ये देखते हैं इसका क्या नाम होगा? ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स के जैसे यूज़ 1 2 3 नेमिंग करा। सबसे कम नंबर देना था 3 मतलब प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, पर एक सफिक्स लगाए तो ई हट जाएगा। कौन से नंबर पे है? एल्डिहाइड। फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो क्या है? अल। तो प्रोपेन 1 अल। तो ऐसे हम नंबरिंग नेमिंग कर लेंगे। एक और देखते हैं CCCCl BR अब सबसे पहले तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो हमें एक ही दिख रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक C और होता तो अब भी देखना कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो हम ऐसे जाएंगे और ये तो एक ही चेन है ये पूरी। तब हमें इसे नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5। जैसे कि इन दोनों को कम नंबरिंग मिल रही है। यहाँ से स्टार्ट करते तो 3 4 मिलती, 1 2 3 4 तो ये ज़्यादा हो जाती तो वो कैंसिल कर दी। अब B छोटा है अल्फ़ाबेटिकली, C बड़ा है तो B वाले को पहले लिखेंगे। कौन से नंबर पे है? 3। दूसरा वाला भी 3 पे है, 3,3। टोटल कितने हैं? डाई। तो डाई ब्रोमो क्लोरीन कौन से नंबर पे है? 2 क्लोरो। ये सिंगल है तो सिर्फ क्लोरो लिखा। अब कितने का कार्बन है? 1 2 3 4 5 का। उसको क्या लिखेंगे? पेंट। स्पेस नहीं छोड़ना है, कहीं पे लगा के लिखना है पेंट। सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन। ये इसका नाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब H हाइड्रोजन, कार्बन्स मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एक एल्कीन और एल्काइन, जो कि हम देख चुके हैं। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जो एल्कीन होता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो कि एल्कीन और एल्काइन है दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन अपना डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है। जैसे एक डबल बॉन्ड को इसने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया और दोनों के पास एक एक वैलेंसी आ गई नई। तो यहाँ पर कुछ एटम ऐड हो सकते हैं जब नई वैलेंसी आ गई, इसीलिए इन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं कि अभी भी इनमें कुछ एटम्स ऐड हो सकते हैं। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये अपने 2 बॉन्ड तोड़ सकता है, एक बॉन्ड रखेगा। जब ये 2 बॉन्ड तोड़ देगा तो इसके पास दोनों कार्बन के पास 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, यहाँ पर कोई एटम ऐड हो सकता है, इसलिए ये दोनों अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, वी आर स्टडिंग एल्केन, वो होता है CN2N+2, जो हम पढ़ चुके हैं। इसकी फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेन है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है।
ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेती है और ट्रैप करने के बाद कुछ समय बाद वापस से इमिट करती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग, जब अर्थ की हीट को ट्रैप करना, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड बाद में एमिट करना। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि वाटर वेपर, CO2 और मीथेन। ये हमें याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, तो वी शुड नो दैट इट इज मीथेन CH4। ओके, अब इसका सेकंड मेंबर कौन सा है फैमिली का? इथेन C2H6। अब हमें देखना है कि कैसे बनाया जाता है इनको। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ 10 रिएक्शन होंगी जो आपको याद रखनी है। ध्यान से देखते हैं। CH3COONA, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना है कि इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। जब COO लिखा रहता है तो O8 आ जाता है और यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए एथ आया है, और सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम इथेनोएट। इसका दूसरा नाम जो है वो है सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनोएट IUPAC नेम है, IUPAC। दूसरा नाम होता है कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम, जो पहले यूज़ होता था जब एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बना था तो लोग यूज़ करते थे। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। हमें दोनों नाम याद रखने हैं। जब भी एथ आता है तो वहाँ पे एसी आ जाता है, एसीटेट। अब इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस CaO के साथ, NaOH प्लस CaO को बोलते हैं सोडा लाइम। ये चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH प्लस CaO। जब हम इन रिएजेंट मतलब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब हम इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना है कैसे रिएक्शन याद करेंगे। यहाँ पर CH4 जो कि मीथेन बन रहा है, तो हो क्या रहा है कि इधर पूरे से NaCOO और यहाँ पर NaO, ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं, और एक ये H और CH3 ये कंबाइन हो रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें ये पूरा कंपाउंड एक साथ लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO कितने? 3 1 2 3 CO3, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। तो याद रखना है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मीथेन बन रहा है। आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा, NaO पूरा यहाँ से लिया और इधर से COO लिया। जब हम ये दोनों कंपाउंड हटा देंगे तो क्या बचा? C2H5 और इसमें एक जोड़ दिया तो C2H6। C2H6 क्या है? ईथेन। तो ईथेन बन रहा है। जब हम क्या ले रहे हैं, अच्छा ईथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 मतलब तोड़ के लिख दिया, एक कार्बन 3 ठीक है, तो ये भी ईथेन है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट था सोडियम इथेनोएट, क्योंकि 2 कार्बन थे, भी हम कार्बन गिनते हैं 1 2 और 3 कार्बन मतलब प्रोप, तो इसका नाम क्या है? सोडियम प्रोपेनोएट। और कॉमन नेम क्या है इसका? थोड़ा सेम ही है, यहाँ पर एसीटेट था, यहाँ पे प्रोपियोनेट है, आई आ जाता है। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, CH3I। अगर हमने नेमिंग पढ़ी है तो हम इसका IUPAC नेम क्या करेंगे? आई जो होता है ये एक प्रीफिक्स है तो हम लिखेंगे आइडो, और C1 है सिर्फ तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आइडो मीथेन। और इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ऐसी इसका नाम, 2 कार्बन है और एक Br। IUPAC नेम देखें तो ब्रोमो और 2 कार्बन तो इथेन। फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। कॉमन नेम क्या होगा? जैसा इसको दिया था, 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, और Br है तो इधर आयोडाइड है, इधर क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। एक बार इनकी नेमिंग देख लेना, आएगी नेमिंग IUPAC ही, लेकिन कई बार कॉमन नेम लिखा होगा तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो अब जब भी क्लोरो या फिर आइडो, मीथेन ये सब हो, एल्काइल हैलाइड हो, इनको बेसिकली, अच्छा मिथाइल जो है वो क्या है? एल्काइल है, हमने पढ़ा है ना एल्काइल R ग्रुप। तो एल्काइल और आयोडीन, ब्रोमीन ये क्या है? हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड बोलेंगे इनको कॉमनली। तो एल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसा ब्रैकेट में लिखा है, मतलब नेशेंट हाइड्रोजन है, तुरंत का बना हुआ हाइड्रोजन।
जब Zn प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं, सिर्फ इसको याद रखने के लिए, तो ZnCl2 बन जाता है और H2 गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो तुरंत जो हाइड्रोजन बना वो हमें चाहिए, इसे बोलते हैं नेसेंट, स्पेलिंग है NaScent, नेसेंट, हाइड्रोजन ब्रैकेट में रहता है, कोई भी चीज़ ब्रैकेट में है ऐसे तो वो नेसेंट है। चलो आगे चलते हैं, तो क्या होगा, H मिल रहा है, H मिल रहा है तो CH3 में H मिलेगा तो क्या बन जाएगा CH4, I को H मिलेगा तो ये बना लेगा HI, तो फिर हमारा मीथेन बन गया। अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, CH3 CH2 इसको मिला एक और हाइड्रोजन, तो क्या बन गया CH3 CH3, इसको हम C2H6 भी लिख सकते हैं, इथेन बन गया। और यहाँ पर H मिला तो HBr बन गया। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं ये प्रिपरेशन के हैं एल्केन के, तो इथेन और मीथेन देख रहे हैं हम। कंप्लीट हो गई दोनों रिएक्शंस, मतलब ये दोनों सिमिलर थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ सिमिलर थी। ये 2 प्रकार की रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और होती है वर्ज रिएक्शन, जिसका नाम है, 12th में भी आप आगे देखोगे या आपकी ये रिएक्शन रहेगी। इसमें क्या करते हैं, सोडियम लिया और वही एल्काइल हैलाइड लिया, जो लिया था एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम लिया, इसको 2 बार लिख लिया, फिर से सोडियम लिया और एल्काइल हैलाइड लिया। अब होता क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन इस प्रकार से इसलिए लिखी जिससे कि हम समझ पाए प्रोडक्ट कैसे बना। ये पूरा ये 4 दिख रहे हैं, Na ये कंबाइन हो जाएंगे और बचा क्या, CH3 तो हमारा बन गया इथेन। मतलब कि मिथाइल आयोडाइड से, अभी तक क्या था, मिथाइल वाले से मीथेन ही बन रहा था, इधर पे मिथाइल आयोडाइड से एक कार्बन ज़्यादा वाला बना, क्या बन गया, इथेन, क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, ये सारे मिलके एक बन गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, इसको बोलते हैं वर्ज रिएक्शन। ओके, डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 1 थे तो 2, 2 थे तो 4 हो जाएंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एल्केन की, तो ये याद रखना है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ट्रायंगल मतलब हीट देना। जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी, यहाँ तो हमने सिर्फ मीथेन और इथेन लिखा है, कंप्लीट कंबशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये याद रखना है, कोई सा भी हो, C3H8 कुछ भी हो, सब जगह CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, मतलब बहुत सारी है, तो याद रखेंगे। बैलेंस तो आप लोग कर ही सकते हो रिएक्शन को। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो एक बहुत जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो होता है कि एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जैसे कि किसी एक का रिप्लेस हो जाना किसी दूसरे एटम से। अभी हम देखेंगे कैसे, एक एटम है उसकी जगह दूसरा आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पर हमें देखनी है रिएक्शन विथ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रॉपर्टी है, एल्केन की। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं क्या ये एल्कीन की है या एल्काइन की है, नहीं, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है एल्केन की। चलिए देखते हैं कैसे। CH4 हमारे पास मीथेन है, हमने Cl2 लिया, एक्सेस मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो क्या बना, यहाँ पर जो CH4 था, H और H, अब ये Cl, एक Cl जो होगा एक H को हटा देगा और खुद आ जाएगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरा आ जाना। तो ये क्या बन गया, CH3 और जो H हटा, 2 थे यहाँ पे, तो उसने एक दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, तो HCl बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक H हट के एक Cl आ रहा है। तो जब हमने CH4 एक्सेस लिया, बहुत सारा लिया, मतलब Cl2 कम है, तो बस एक बार रिएक्शन हो गई। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं कि CH4 थोड़ा सा लिया और Cl2 बहुत सारा ले लिया, तो एक बार एक H हट गया। अब देखना HCl और H, अब यहाँ पर दूसरा H भी हट सकता है, तो अब जैसे ही दूसरा H हटा तो क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया। अब रिएक्शन और आगे बढ़ी, अब इसी प्रोडक्ट में फिर से Cl2 ऐड करा क्योंकि हमने बहुत सारा ले रखा है, तो फिर Cl हटा, फिर Cl क्यों हटेगा, फिर एक और H हटा और Cl आ गया, तो क्या बन गया, CHCl3 जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, याद रखना है, बेहोश कर देते थे लोगों को पहले रुमाल में लगा के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ये CHCl3 बन गया, अभी भी एक हाइड्रोजन लेफ्ट है, ये भी हटेगा, इसको भी हटाया, और क्या आ गया, Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या बन गया, CCl4। इस CCl4 का नाम होता है कार्बन, C फॉर कार्बन, 4 क्लोराइड है तो टेट्रा क्लोराइड, ये हो गया हमारा कॉमन नेम। और अगर हम IUPAC नेम बोलें तो क्या बोलेंगे, हम IUPAC नेम बोलेंगे तो हम लगा देंगे 1111 टेट्रा क्लोरो
मीथेन ऐसा बोल सकते हैं इसे हम। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, इसका यही नाम यूज़ होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बचा। चलिए अब देखते हैं, सिमिलर रिएक्शन ईथीन के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल, जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस होते जाएंगे धीरे धीरे क्लोरीन के साथ। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो 6 स्टेप्स बनेंगे। पहले स्टेप में पहला हाइड्रोजन हटा तो कितने बचे, C2H5, 5 हाइड्रोजन बचे, एक Cl आ गया। ऐसी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। लास्ट स्टेज में होगा कि C2 तो वही है, हाइड्रोजन सिर्फ एक बचा, क्लोरीन कितने आ गए, 5 आ गए। अब सबसे आखिरी में क्या होगा, वो आखिरी वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो C2 एक और ये हट गया और Cl आ गया, तो Cl 5 थे तो कितने हो गए, Cl6 और HCl। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। प्रोडक्ट फिर भी हम याद नहीं रखे, बाई प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट नहीं है उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, और जो मेन प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। तो C2Cl6 जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे, इतना याद रखना है। किस में हो रहा है, ये एल्कीन में जिनमें सिंगल बॉन्ड है, ये भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन जो है अनसैचुरेटेड होते हैं, अभी हमने देखा क्यों, क्योंकि उनमें और भी हाइड्रोजन या अदर आइटम ऐड हो सकते हैं बॉन्ड ब्रेक करके। हमें पढ़ना है ईथीन के बारे में। ईथीन मतलब, क्योंकि एल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर है वही ईथीन है, कोई मीथीन जैसा नहीं है। ऐसे ही एल्काइन में भी कोई मीथाइन जैसा नहीं है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है, ईथीन है। अब ये क्या है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C और C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, फिर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, तो ये बन गया C2H4। अब हमने इसका बॉन्ड तोड़ा और इसके पास 2 नई वैलेंसी आ गई। यहाँ पे कुछ भी ऐड हो सकता है, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम को ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, वो होता है इथाइलिन। और हमें नाम याद रखने हैं। एल्केन का मीथेन, इथेन, इनका कोई कॉमन नेम नहीं था। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, C2H4। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे। तो एक मेथड रिएक्शन का नाम है डी मतलब हटना, हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजन इन दोनों का हटना, ऐसी रिएक्शन। तो एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम आप बता सकते हो कि क्लोरीन प्रीफिक्स, नंबरिंग करी 1 2, फर्स्ट नंबर पे 1 क्लोरो, कार्बन 2, ईथ, सिंगल बॉन्ड तो एन। 1 क्लोरो ईथेन को जब हम लेते हैं और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ रिएजेंट रख के, NaOH के साथ ये याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट लिया है, NaOH और ये। अब हम ध्यान से देखेंगे बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन भी हट जाएगा और क्लोरीन भी हट जाएगा, इसीलिए नाम है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो जैसे ही ये दोनों हटे, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली हो गई। अब इन दोनों वैलेंसी ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया C2H4 जो कि इथीन है, बन गया प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, ये दोनों हट जाएंगे और जो बॉन्ड बची, जो हमारे पास वैलेंसी बची, यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया। तो 1 क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड NaOH की प्रेजेंस में ऐसा करता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब नाम है डिहाइड्रेशन। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रे बोले तो H2O मतलब H2O का हटना। ये रिएक्शन 2 बार पढ़ेंगे, अल्कोहल में भी पढ़ेंगे। C2H5OH, ये OH क्या है, एक अल्कोहल है। इसी C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के, CH3 CH2। इन दोनों का नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो ईथेन और OH है तो ऑल, ईथेन ऑल फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए ईथेन 1 ऑल नहीं लिख रहे हैं, ईथेन ऑल। तो जब हम इथेनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इससे छुड़ा लेगा। तो देखो जरा, C2H5 को हम लिखते हैं C2H4 और HOH, वाटर क्या होता है, HOH ही होता है ना, H2O। तो जब इसने इससे ये वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ C2H4 बचा। C2H4 क्या है, इथीन है। कंसनट्रेटेड H2SO4 आगे भी आपको दूसरे टॉपिक्स में काम आएगा, क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो उस मॉलिक्यूल से वाटर को हटा दे, कंपाउंड से ही वाटर को हटा दे। एक होता है ड्राइंग एजेंट, दोनों में अंतर है, एक बार समझ लेते हैं। ड्राइंग एजेंट का मतलब होता है जो मॉइस्चर वाले वाटर को हटाए, हाइड्रेशन वाले, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है Al2O3.2H2O लिखते हैं। तो ये डॉट वाले वाटर को जो हटाता है ये होता है ड्राइंग एजेंट, फिजिकली हटा रहा है पानी को, पानी का क्रिस्टल बन चुका है इसके अंदर ये सब मिलकर।
लेकिन जब वो केमिकल फॉर्मूले से ही हटा दे, जैसे कि यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पे कोई डॉट H2O नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जब इस फॉर्मूले से ही हटा दे ये SiH2 इसके साथ है, तब ये बनेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट फिजिकल चेंज लाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकल चेंज लाते हैं। ओके, वो ये हमारा डिहाइड्रेशन से भी बन गया। तो दो हमें प्रिपरेशन याद रखने हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। एल्कीन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हाइड्रोजनेशन। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, अपने बॉन्ड तोड़ के कोई भी एटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे? यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, इसमें हीट दी। अब ये याद रखना है कि कौन से कैटलिस्ट हैं, निकेल और प्लेटिनम का कैटलिस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार हाइड्रोजनेशन में कैसा कैटलिस्ट यूज़ किया हमने, तो निकल या प्लेटिनम। अब ये वाला कार्बन बॉन्ड तोड़ेगा तो इसके पास क्या होगा, दो नई वैलेंसी आ गई और हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब ये कौन सा कंपाउंड बन गया, हम देख सकते हैं ये तो C2H6 बन गया, ये तो इथेन है। तो हमें ये पता चला कि जब भी एल्कीन में हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। यहाँ पर इथीन था तो जो भी नंबर वाला कार्बन होगा वैसे ही बन जाएगा, इथीन का इथेन और प्रोपीन का प्रोपेन। ओके, अब हैलोजनेशन, जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हुआ ऐसे ही कोई भी हैलोजन एटम भी ऐड हो सकता है, क्योंकि एल्कीन्स क्या करती हैं, एडिशन रिएक्शन। एल्केन कौन सी करती है, सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर एडिशन हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर अनसैचुरेटेड नेचर। तो ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा। अच्छा, और यहाँ तो हीट देने की जरूरत थी हाइड्रोजन ऐड करने के लिए, लेकिन क्लोरीन ऐड करने के लिए हीट देने की भी जरूरत नहीं है। यूवी रेस का मतलब सिर्फ सनलाइट में आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी, इतनी सी हीट से काम बन जाएगा। क्लोरीन मोस्टली ऐसी करती है, जब भी क्लोरीन ऐड होना होता है तो यूवी रेज में, मतलब सनलाइट में ही ऐड हो जाती है। तो हमारा क्या कंपाउंड बन गया, यहाँ पर ClCl ऐड कर दिया H की जगह। अब इसका क्या IUPAC नेम होगा, इसका नेम होगा 1 2 नंबरिंग करी तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पोजीशन पे है, कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। और कितने हमारे कार्बन है, तो हमारे 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, ईथेन। डाई क्लोरो 1 डाई क्लोरो इथेन। बस ऐड करते जाना है, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब एल्काइंस पे आते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एल्कीन का 2n था सिर्फ, इधर -2 हो गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है फैमिली का वो है C2H2, सेकेंड वाले से शुरू हुआ। Cn की जगह 2 रखा, 2 × 2 इज वॉट 4, 4 - 2 इज 2, तो C2H2 आ गया। n बराबर 2 रखने से इसका जो IUPAC नेम है ये है इथाइन, ईथ रख दिया आइन, और जो कॉमन नेम है वो है एसिटाइलिन। ये याद रखना है, कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। इथीन का कॉमन नेम था इथाइलिन, इसका है एसिटाइलिन। प्रिपरेशन, इसके भी 2 मेथड है प्रिपरेशन के जो हमें याद रखने हैं। कैल्शियम कार्बाइड, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, ये C2 है, ये 2 कार्बन है, बेसिकली क्या हुआ C2 और H2 ये जुड़ गए, C2H2 हमारा इथाइन बन गया। और Ca यहाँ पे 4 थे, 2 H और बचे, 2 ऑक्सीजन है, तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हमारा एसिटाइलिन या इथाइलिन। तो याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, C2 और H2 मिल जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन क्या है, ये क्या है, इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड को बोलेंगे, यहाँ पर एक 2 आना चाहिए, हाँ, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमीन है, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे जुड़ी रहती ना, तो 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, या फिर इथाइल ब्रोमाइड। चलिए इधर पे आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ, C2H4Br2 की KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में हमारा इथाइलिन बनेगा C2H2, मतलब ये टूट रहा है, C2H2 हुआ, यहाँ से क्या बच गया, H2Br2 बच गया,
जो हम 2HBr भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर KOH है, ये अलग हो गया C2H2। अब यहाँ पे एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, KBr के साथ चला जाएगा, HOH के साथ चला जाएगा। तो HOH के साथ गया तो H2O, KBr के साथ गया तो KBr, और C2H2 ये अलग हो गया, तो ये हमारा इथाइन बन गया। ये थोड़ी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, ये दोनों, इनको याद कर लीजिए। कैसा लॉजिक लगाना है ये समझ आ रहा होगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो जैसी एल्कीन की प्रॉपर्टी थी वैसी इनकी है। ये भी एडिशन करती हैं क्योंकि इनके पास ट्रिपल बॉन्ड है, जो तोड़ के ये पहले डबल बॉन्ड बनाएंगी, फिर सिंगल बॉन्ड बना लेंगी, इसलिए कोई भी आइटम ऐड होता जाएगा। तो पहले हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन, वही सेम कैटलिस्ट यूज़ करा, हीट करी, H2 दिया। जब हमने इसको वो हीट दी तो पहले पहला बॉन्ड टूटा तो क्या बना, C2H4, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, C2H2 में 2 हाइड्रोजन तो C2H4, ये बना दिया इसने इथीन, एल्कीन बना। एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। फिर जो एक बॉन्ड टूट चुका था, अब 2 बॉन्ड बचे, अब ये दूसरा बॉन्ड भी टूट गया तो अब सिंगल बॉन्ड बचा, तो इसने बना दिया इथेन। फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, 4 के 6 हो गए। तो सब्सिक्वेंट करते जाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इथेन, बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है इथीन। ऐसे ही हैलोजनेशन होता है। तो जब हमने इनको ट्रिपल बॉन्ड और एक H, सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ा तो 2 क्लोरीन ऐड हुए, ये 2 क्लोरीन ऐड हुए, C2H2Cl2। इसके बाद हम और बॉन्ड तोड़ेंगे, एक और बॉन्ड टूटा तो फिर 2 क्लोरीन और ऐड हुए, और ये क्या करेंगे, फाइनली 4 क्लोरीन ऐड कर दिए इन्होंने, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले प्रोडक्ट बना डबल बॉन्ड वाला ClCl HH, फिर और हमने क्लोरीन ऐड करी तो ये डबल बॉन्ड से भी टूट गया, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड और 2 क्लोरीन और ऐड हो गए। ओके, सबके 4 कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं। ये हमारी सारी रिएक्शंस हो गई हाइड्रोकार्बन की। अब यूजेस पे आते हैं। क्या यूजेस हैं। मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है CH4, ये डोमेस्टिक फ्यूल के जैसे यूज़ हो सकती है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस का जो मेन पार्ट है वो मीथेन ही होता है, तो नेचुरल गैस के जैसे यूज़ हो सकती है डोमेस्टिक फ्यूल। ओके, अब आगे चलते हैं। रॉकेट फ्यूल के जैसे यूज़ हो सकती है, लिक्विड मीथेन को रॉकेट फ्यूल के जैसे भी यूज़ करते हैं, तो मीथेन का यूज़ हो गया फ्यूल के जैसे यूज़ होना। ईथेन, तो ईथेन जो होती है C2H6 जिसे बोलते हैं, ईथेन से हम ईथीन बना सकते हैं। ईथीन पॉलीईथीन बनाने के काम आ जाएगा। ईथेन को हम फ्रिज में रेफ्रिजरेंट जैसे भी यूज़ करते हैं, जो फ्रिज में हमें गैस निकलती हुई दिखती है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि उनमें ईथेन होगा। ईथेन की प्रॉपर्टी है कि ये रेफ्रिजरेंट जैसे भी यूज़ हो सकती है। अब आते हैं ईथीन C2H4, कॉमन नेम इथाइलिन। प्लांट्स में ये एक एजेंट होता है, एक हार्मोन होता है जो हम आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाने में भी काम कर सकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फिर आता है ईथीन को, जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं तो पॉलीईथीन बन जाती है, पॉलीथीन जिसे तुम बोलते हो। ठीक है, ईथीन पॉलीथीन बनाने के काम आता है, ईथेन खुद ईथीन बनाने के काम आता है। अब आता है एसिटाइलिन या फिर C2H2। तो ये जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स, वेल्डिंग करने के काम आता है। वेल्डिंग में जो फ्लेम निकलती है तो कई बार एसिटाइलिन फ्लेम से भी वेल्डिंग करते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है। अब देखते हैं एल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, उसमें OH जोड़ दें, OH ग्रुप जोड़ दें तो बन गया एल्कोहल। हमें देखना है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो जब हम R की जगह CH3 ऐड करें OH तो ये बन गया मिथाइल एल्कोहल, या फिर इसका नाम होगा मीथेनॉल। अगर हम C2H5 ऐड कर दें, C2H5OH, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। ये कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल, और ये इथाइल एल्कोहल। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब R, हैलाइड मतलब कोई भी Cl Br HI। तो हमने लिया R की जगह CH3Cl, CH3 कॉमन नेम देखे तो मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम देखे तो प्रीफिक्स के जैसे यूज़ होगा क्लोरो
एक कार्बन तो मीथेन। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH कोई भी OH ग्रुप के साथ कराएं, वैसे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना, H2O, तो H2O के पास क्या होता है H और OH, तो बेसिकली में OH चाहिए। तो जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये OH ग्रुप जो कि हमें ऐड करना है, तो CH3 में OH ऐड हो जाएगा, CH3OH बन गया। और एक तरीके से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, NaCl ऐड हो गया, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही अगर हम C2H5Cl लें, जिसका जो IUPAC नेम में होगा क्लोरोइथेन और कॉमन नेम होगा इथाइल क्लोराइड, तब भी सेम होगा, C2H5 किसके साथ ऐड हो जाएगा, OH के साथ, और NaCl बन गया। ऐसे ही अगर हम वाटर ले लें तो वाटर के पास क्या है H और OH, तो क्या होगा C2H5 OH के साथ ऐड हो जाएगा और H किसके साथ ऐड हो जाएगा, Cl के साथ। ये हमारा इथेनॉल बन गया। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्कोहल का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है। दो नेचर होते हैं, एक बेसिक या एसिडिक, तो एल्कोहल किस तरफ बाइंड है, एसिडिक की तरफ। सॉल्युबिलिटी, जनरली जो एल्कोहल है वो सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, छोटे सारे एल्कोहल सोल्यूबल हो जाते हैं, पर जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, जैसे हमने CH3 वाला देखा, C2H5 वाला देखा, हम आगे बढ़ जाएँ C6 C7, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी, पानी से कम डेंस है, लेस डेंस देन वाटर, पानी से कम डेंस है मतलब पानी से हल्का है। बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी इनके पास होती है, जैसे ROH है, फिर दूसरा कंपाउंड ROH, ये तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो HH है ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से ये टूट नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। किन के कंपैरिजन में, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इनके बॉन्ड तोड़ने में बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर देने पे बॉयल हो पाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन कुछ तो रिपीटेड ही हैं, जैसे कि एक रिएक्शन ये हम देख चुके हैं, C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर ले लेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जैसे वाटर लेगा तो क्या बना लेगा, इथिन बना लेगा। इसमें से जो वाटर है इसको ऐसे लिख लीजिए, वाटर को निकाल लिया तो बचा C2H4, इथीन की प्रिपरेशन में देखा था। दूसरी रिएक्शन कंबशन होगा, हाइड्रोकार्बन के कंबशन में भी CO2H2O बनता है, इथेनॉल के कंबशन में भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, सेम कंबशन में सेम प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली यही बनता है। अब हमने इथेनॉल में Na ऐड किया, ये Na से रिलेटेड कोई और कंपाउंड भी ऐड करेंगे तो बहुत ही सिमिलर रिएक्शन होगी, कुछ नहीं होगा, H हट जाएगा और Na जुड़ जाएगा, H हट गया और Na जुड़ गया और H के दो मॉलिक्यूल्स मिलके H2 बना लिया। हमें मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, क्या हुआ, H हट के Na जोड़ दिया। इस कंपाउंड का नाम क्या है ये याद रखना है, Na है तो सोडियम, जब भी O लिखा हो बीच में सिर्फ O हो तो एथ ऑक्साइड, बेसिकली ये क्या है RONA, तो सोडियम एथॉक्साइड, ये नाम याद रखना है। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 2 बार आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब भी ये याद रखना है। जब भी कोई एल्कोहल यहाँ पे हमने लिया है इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, इनकी रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे हमने जो लिया है इसका नाम है, 2 कार्बन है तो इथेन, और COOH है तो ओइक एसिड, हमने पढ़ा है IUPAC में। इसका कॉमन नेम होता है, ईथ की जगह एसिड आ जाता है, अभी देख रहे थे ना हम, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका OH लिया, इसका H लिया, OH और H कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाटर निकल जाएगा बाहर। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इधर से जोड़ना शुरू करेंगे, COO वाला आगे रहेगा, CH3 COO ये आगे रहा, और क्या बचा C2H5। क्या करना है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना है, इधर से OH इधर से H उठाया, CH3 COO C2H5 ये ऐड कर दिया, तो कैसे कुछ बन गया, CH3 को हम R लिख सकते हैं, ये COO है,
और C2H5 इसको दूसरा R लिख दें, R डैश लगा दें, तो RCOO R डैश बन गया, रकूर टाइप का। तो ये होता है ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। एक नई फैमिली आई जिसको बोलते हैं ईस्टर, और जब ये रिएक्शन कराएंगे लैब में तो हमें एक फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट के जैसी स्मेल आएगी, तो समझ जाते हैं कि अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है तो बना है ईस्टर। इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कोई एल्कोहल हो या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और पूरा कंपाउंड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर निकाला और ये पूरा कंपाउंड CH3COO ऐड विथ C2H5। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, ज़रा नामकरण करते हैं। ध्यान से देखेंगे, 2 कार्बन है, ओके। तो ये क्या होगा? इथेन, जो कि इथाइल इथेनोएट। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो ये ग्रुप है इथाइल है और इथेनोएट। इथाइल यहाँ ये प्रीफिक्स है, O8 ऐड हो जाता है। जब भी ईस्टर बनाते हैं, ईस्टर का नामकरण करते हैं, तो क्या ऐड हो जाता है? O8, इथाइल इथेनोएट। C2 का इथाइल और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इथेन और ये बॉन्ड है तो O8, RCOOR। ये याद रखना है, फ्रूटी स्मेल इसकी पहचान है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं स्प्यूरियस अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। दोनों का एक टाइप से सेम ही है। डीनेचर्ड का मतलब जो उसका नेचर हो उसको हटा देना, नेचर अलग कर देना। तो जब भी हम इथेनॉल जो है, जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, इसके पर्पस के लिए होता है। जब भी हमें इथेनॉल को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करना हो, तो क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है वो पॉइजनस होता है, CH3OH, ये पॉइजनस है। तो जब भी इथेनॉल में आप मीथेनॉल ऐड कर देते हैं कुछ अमाउंट में, तो ये पॉइजनस बन जाता है और अनसूटेबल बन जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड, उसका नेचर चेंज कर देना, डीनेचर्ड या स्प्यूरियस अल्कोहल। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे इंडस्ट्री में हमें अल्कोहल यूज़ करना पड़ता है, तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल कैसा होता है? डीनेचर्ड होता है। जैसे कि ह्यूमन इंडस्ट्री वाला अल्कोहल ना लेके उसको कंज्यूम ना कर ले, तो उसको पहले से पॉइजनस बना दिया जाता है। और इंडस्ट्री का जो अल्कोहल है उस पर कम GST भी लगता है, तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी को यूज़ कर लें। तो याद रखना है कि इसमें मीथेनॉल ऐड कर देते हैं जो कि पॉइजनस होता है, इवन ब्लाइंडनेस आ जाती है, डेथ तक हो जाती है। अब हम यूजेस देखते हैं, तो वाइन और बियर मेकिंग सबको पता है, फ्यूल के जैसा यूज़ होता है इथेनॉल। इंडिया में जो हम पेट्रोल खरीदते हैं ना, पेट्रोल में अब 20% ब्लेंडिंग होने लगी है। मतलब पेट्रोल लेंगे तो 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल उसमें मिला होगा। और इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम और ब्लेंडिंग कर सकें। तो इथेनॉल फ्यूल के जैसे यूज़ होता है, सॉल्वेंट के जैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में सोल्यूबल है। और साथ ही साथ हम स्प्रिट वगैरह यूज़ करते हैं जब चोट लगती है। क्यों यूज़ करते हैं? जिसमें इथेनॉल मिला रहता है, क्योंकि स्टेरिलाइज कर देता है वाउंड्स को, हमारी चोट को डिसइंफेक्ट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार देता है। एंटी फ्रीज एजेंट के जैसे भी यूज़ होता है। एंटी मतलब उल्टा, फ्रीज मतलब फ्रीजिंग को रोकने वाला, है ना। एंटी फ्रीज, फ्रीजिंग करने से रोकने वाला। तो इथेनॉल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, ये कोल्ड कंट्रीज़ में फ्रीज करने से रोकता है चीज़ों को, तो मोटर वगैरह में इनका यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज एजेंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर से भी कम होता है। अब लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में। एल्काइल ग्रुप है, जब भी किसी में COOH का ग्रुप जोड़ दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH। जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ एक ही है, C = 2 वाला, N = 2, 2 कार्बन होंगे, CH3COOH, जिसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड और जिसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम याद रखना है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अच्छा ये सेकंड मेंबर है, फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका? जब सिंगल कार्बन हो तो HCOOH, ये होता है इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, और या फिर मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक जो हमारा IUPAC नेम है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जो हमें पढ़ना है, वो हमें एसिटिक एसिड पढ़ना है। तो 2 कार्बन बना है, COOH कैसे जुड़ता है? C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। OH और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और फिर बस हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी तो CH3COOH, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो ओडर, इसकी स्मेल कैसी है? विनेगर के जैसी, विनेगर जैसी स्मेल है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब हम
थोड़ा सफिशिएंटली कूल कर दें रूम टेम्परेचर के नीचे। रूम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम यहाँ तक ले आए, मान लो 16.7 डिग्री सेल्सियस टू बी वेरी प्रिसाइज। जब हम रूम टेम्परेचर से सफिशिएंटली कूल कर दें तो ये क्रिस्टल बन जाता है, कैसा, आइस के जैसा क्रिस्टल बना लेता है, और इसी को बोलते हैं ग्लेशियर जैसा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो व्हेन एसिटिक एसिड इज कूल्ड बिलो रूम टेम्परेचर इट फॉर्म आइस लाइक क्रिस्टल, ये होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्या होता है अगर हम एसिटिक एसिड को रूम टेम्परेचर के बिलो कूल करते हैं, तो आप बताएंगे कि आइस लाइक क्रिस्टल बना लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब एसिड है तो भाई एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। ओके, अब जैसे कि हमने अभी ऊपर रिएक्शन देखी थी, अल्कोहल के साथ Na ऐड करेंगे तो H हट के Na जुड़ जाएगा, वही सेम हुआ, N इधर हटा, H हटा और Na ऐड हो गया, और ये COO बना रहा है, मतलब ये क्या बना दिया इसने, एक तरीके से ईस्टर वाला स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम, 2 कार्बन है तो इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, या फिर सोडियम एसीटेट, एसीटेट करेंगे तो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल OH COOH, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाटर हट जाएगा, वाटर हटाने के लिए OH इसका और H इसका, और बचा क्या, सबको ऐड कर दिया, CH3COO और C2H5, CH3COO C2H5, ये क्या बन गया RCOOR, ईस्टर, दिस इज ईस्टर। दो बार रिएक्शन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखनी है। वाटर हटा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ऐड करेंगे। जब हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ PYQ प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से है, सैचुरेटेड ये एल्केन वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2, तो ये तो 2n ही है, डबल कैंसिल, 2n मतलब 10 + 2 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से जो कौन से मेंबर हैं ये सब सेम होमोलॉजिस सीरीज से हैं। सेम होमोलॉजिस सीरीज में क्या होता है, जो कंपाउंड है वो डिफर करते हैं सिर्फ एक CH2 से। तो हम देखते हैं, इसमें CH2 ऐड करा तो क्या बनेगा, C2 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करा तो H6 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड तो सही है। आगे फिर से CH2 ऐड करते हैं तो C3 हो गया, एक कार्बन ऐड हुआ, 2 हाइड्रोजन, H8 हो गया, तो सही है, पहले से ही आंसर आ गया हमारा, यही सही है, बाकियों में नहीं हो रहा होगा। अब ये बोल रहे हैं कि अनडिस्टिल्ड एल्कोहल जिसमें बहुत सारा मीथेनॉल हो, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें मीथेनॉल ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड या फिर स्प्यूरियस एल्कोहल। ये हमारा इसका नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो क्या नाम था उनका, आइसोमर्स, ये याद रखना है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए 2-क्लोरोब्यूटेन का। सबसे पहले ब्यूट बोला, रूट वर्ड पे आते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 सेकंड पे क्लोरो है, तो अगर हमने इसे फर्स्ट दिया इसे सेकंड, तो इधर पे हमने बना दिया क्लोरो, बस पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो 4 वैलेंसी के हिसाब से, ये बन जाएगा तुम्हारा 2-क्लोरोब्यूटेन। हाइड्रोजन ऐड करना जरूरी है, ऐसी लाइन खींच के नहीं छोड़ना। अब है मीथेनल, तो मैथ मतलब 1 कार्बन और अल मतलब HCO ग्रुप, तो बस HCO, इसको बनाएंगे कैसे, CHCO होता है तो 2 ऑक्सीजन, 2 मतलब 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और बस कार्बन की वैलेंसी बना दी। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 हो गई, 1 और हाइड्रोजन चाहिए, ये बन गया मीथेनल, 1 कार्बन और HCO ग्रुप। अब है ब्यूट टू आयन, तो क्या करेंगे, पहले तो ब्यूट बोला तो 4 कार्बन बना दिए, आयन बोला तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो ब्यूट 4 कार्बन बना लिए, उसके आयन बोला है सेकंड नंबर पे, तो ये हमने गलती करी है, यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर पे ही बना दिया। तो जैसे हमने ये 4 कार्बन बनाए, अब सेकंड नंबर पे आयन है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। और अब जितने भी हाइड्रोजन हैं हमें इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है कार्बन की, तो यहाँ तो 3 और 1 4 हो गया, इसकी सेटिस्फाइड है, इसके भी सेटिस्फाइड है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए जाएंगे, तो ये हो गया। अब IUPAC नेम लेना है इनको, तो सबसे पहले में दिख रहा है ये COOH ग्रुप है, मतलब ये तो सफिक्स जाएगा, इसको फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी, इसको सेकंड पोजीशन। तो कितने हैं कार्बन, 2, तो इथेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, ई हटेगा, और कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो ओइक एसिड, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इथेनोइक एसिड।
अब यहाँ देखते हैं ध्यान से। अब सेकंड वाले का IUPAC नेम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ हमें 4 कार्बन की चेन दिख रही है, तो यही लॉन्गेस्ट हो गई। फिर हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर देने की कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इधर 3 आया, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, तो बेस्ट क्या है ये वाला। तो हम देंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले ये सफिक्स बनेगा, मतलब आखिरी में आएगा। तो 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटन। ओके, फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटन। कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, 2 ऑल। ये बन चुका है हमारा नेम। आगे चलते हैं। बोला गया है हमें इथेन को प्रोड्यूस करना है ब्रोमो इथेन के यूज़ से। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी बस वैसी वाली लिखनी है। तो C2H5Br, ये हो गया ब्रोमो इथेन। अब इन्होंने कहा ZN यूज़ करना है, हमने ZnHCl यूज़ करा था, तो वही ZnHCl इन अल्कोहलिक मीडियम वैसे ही रहेगा। हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। अब क्या होगा, Br की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो C2H5, एक और H ऐड हो गया, Br हट गया, तो क्या बन गया C2H6। और यहाँ पर H और Br ऐड हो जाएंगे, HBr। 2 हाइड्रोजन यूज हुए, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, एक हाइड्रोजन Br के साथ गया, C2H6 बन गया। ये बन गया हमारा इथेन। फिर बोले कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। तो हमने पढ़ा है कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबशन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा CO2 + H2O। बस इसे बैलेंस कर लेना है, कार्बन 2 तो ऐसे लगाते जाओ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले पेंटेन बनाओ, 1 2, जो रूट वर्ड होता है वो बनाते हैं पहले, 3 4 5। अब उन्होंने कहा है सेकंड पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो सेकंड पोजीशन पे इसको 1 दे देते, इसको 2। मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल मतलब CH3। अब बस पूरा प्रोडक्ट बन चुका है। पेंटेन सिंगल बॉन्ड बनाना है, हर जगह सिर्फ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करके हाइड्रोजन लगाना है आपको। तो ये बन जाएगा हमारा 2 डाइमिथाइल पेंटेन। अभी मीथेनॉल, तो मैथ मतलब एक कार्बन, ऑल मतलब OH, ये हमने जोड़ दिया। अब सिर्फ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, तो CH3OH। स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो ऐसे ही बनाना है, सीधे फॉर्मूला नहीं निकला, CH3OH। अब बोला है आइसोप्रोपेन, तो प्रोपेन का जो आइसोमर था वो बनाना है, आइसोप्रोपेन। तो 3 होंगे पहले, तो ब्यूटेन का जो आइसोमर था वो है आइसोप्रोपेन। 3H पर 3 C बना लिए। अब यहाँ पर एक CH3 रहता है, एक CH3 रहता है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो है तो ये 1 2 3 प्रॉप है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकंड पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेन। और ये ब्यूटेन का आइसोमर है जो हमने स्ट्रक्चर में बना के देखा था। ये याद रख लीजिए कि इसका नाम है आइसोप्रोपेन, कॉमन नेम। वैसे IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको याद रख लीजिए कि प्रोपेन बनाना है और फिर एक CH3 जोड़ देना है। अब IUPAC नेम बताना है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड लिखा है, एल्डिहाइड मतलब वही जो हम अल यूज़ करते हैं, HCO CHO ग्रुप, CHO। एसिड मतलब जहाँ पे भी एसिड हो मतलब इथेन है, ओके। तो इथेन वाला एल्डिहाइड बनाना है, तो 2 कार्बन ले लिए इथेन का मतलब। अब बस यहाँ पर HCO ग्रुप बनाना है, तो ये बन गया HCO ग्रुप इसी में। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, HH। ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा इथेन अल। बिना स्ट्रक्चर बनाए भी कर सकते थे, एसिड मतलब इथेन, एल्डिहाइड है तो अल, तो इथेन अल। ऐसी एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मतलब 2 कार्बन, C2, और हमें याद है ये इथाइन है, C2H2, आइल लगा है ना, Y लगा है, तो इथाइन वाला, तो इसका क्या नाम हो गया, इथाइन। IUPAC नेम बताने थे। आगे चलते हैं, IUPAC नेम बताइए इनके। तो हम देख सकते हैं हमें ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, और लॉन्गेस्ट चेन यही है 3 वाली, तो 1 2 3। कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है, और वो भी फर्स्ट नंबर पे, 1 आयन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। इधर चलते हैं, हमें दिख रहा है HCO ग्रुप, CHO, एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पे है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, फिर ई हटेगा और ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे है। और एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं सफिक्स में, अल, तो इथेन 1 अल, सिंपल इथेनल भी लिख सकते थे, ऐसे यहाँ पर सिंपल प्रोपाइन भी लिख सकते थे। जब 1 पोजीशन होती है तो नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं रहती, कई बार आप ऐसे भी लिखोगे, दोनों सही होगा। इथाइन के स्ट्रक्चर का स्पेशल फीचर क्या है, तो हमें पता है कि उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बता सकते हैं। नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताओ, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में बताना है जिसके 2 कार्बन हो, 2 कार्बन वाला क्या होता है, C2H6 ईथेन, 2 कार्बन ईथेन। एल्कीन नाम भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या, एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड, तो 2 कार्बन और COOH रहेगा। तो COOH बनाते कैसे हैं, डबल O और OH, अब बस हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिए, ये बन गया एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसको। अब स्टेट द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को जब हम पेरेंट एल्केन से हटा दें, एल्केन है जैसे कि CH4 कोई भी, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक वैलेंसी खुल गई CH3, ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। इथेन से हटाएंगे तो C2H5 बन गया, C2H6 में से एक हाइड्रोजन, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्काइल ग्रुप। इसके बाद ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। IUPAC नेम देना है इन सब का, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिनका बना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है। नंबरिंग शुरू करते हैं, जिससे इनको कम नंबरिंग मिले तो इस साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों प्रीफिक्स है, पहले यूज़ होते हैं, तो इनकी नंबरिंग लिखेंगे। 2 पे है एक, दूसरा कहाँ पर है, 3 पे है, 2 है तो डाई क्लोरो, यहाँ तक लिख लिया, 2 3 डाई क्लोरो, स्पेस नहीं छोड़ेंगे। कितने हैं, 5 है, तो पेंट, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये हो गया हमारा IUPAC नेम। यहाँ पे देखते हैं, हम देख सकते हैं COOH है जो कि सफिक्स के जैसे यूज़ होगा, फर्स्ट पोजीशन दी फंक्शनल ग्रुप को, 2 3, टोटल कितने हैं, 3 के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोप। कौन से नंबर पे है एसिटिक एसिड, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे, तो प्रोपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसीलिए प्रोपन 1 ओइक एसिड, 1 पे होता है तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं होती, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने हैं किसके, 3 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले रूट वर्ड पे जाएंगे पेंटेन, तो 5 हमने बना लिए कार्बन, 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो 1 2 3, इधर पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ये बना दिया, आप पूरे में H जोड़ देंगे। प्रोपाइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले तो 3 कार्बन बनाए प्रोप हैं, तो अब एक में 3 बॉन्ड बना लिया, बाकी में हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये बन गया प्रोपाइन। मीथेन अल मतलब एक कार्बन और अल मतलब CHO ग्रुप, तो यही बन जाएगा डबल बॉन्ड H, कितनी वैलेंसी रह गई, सिर्फ एक, तो ये बन गया मीथेनल। इसका क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बन चुका है, इसको सिंपली मॉलिक्यूलर में कैसे लिखेंगे, HCHO। ये यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, बोल रहे हैं आंसर करिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा कंपाउंड जो है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ब्रोमीन के साथ, मतलब कि ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जब कोई चीज़ ऐड हो जाए तो किसमें ब्रोमीन ऐड हो सकता है, एडिशन रिएक्शन कौन करता है, एल्कीन या एल्काइन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें C में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होते जाएंगे, ये टूटेगा, एक एक बॉन्ड खुलेगा, यहाँ Br ऐड हो जाएंगे, यही पढ़ा था हमने। तो जो ऐड कर पाए, फिर कौन से 2 कंपाउंड है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब जो आइसोमर्स है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं देखने की, तो हम देख पा रहे हैं कि D और F में 4 कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो भी सेम आ रहा है, तो DF। कौन से 2 कंपाउंड है जो कि रिएक्ट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में और एक फ्रूटी स्मेल बनाएंगे, फ्रूटी स्मेल मतलब ईस्टर बनाएंगे, तो कौन बनाता है ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और OH। तो यहाँ पे COOH हमें A में दिख रहा है और OH कहाँ पे दिख रहा है हमें, OH हमें B में दिख रहा है, तो जब भी COOH और OH जुड़ते हैं तो ईस्टर फ्रूटी स्मेल बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा A B। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और
एल्कोहल की रिएक्शन OH और COH की रिएक्शन कराएंगे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? अभी बड़ा ईस्टर बनता है, फ्रूटी स्मेल आती है, तो आंसर हो गई ईस्टरिफिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। रिपीट होते हैं बहुत क्वेश्चन। अबे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कौन सी रिएक्शन करते हैं? ये बॉन्ड तोड़ के ऐड कर लेते हैं नए एटम को, तो ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? एडिशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है? एल्केन, मतलब सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपना हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा आइटम ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन होता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडर को, तो आंसर आता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। CH3COONA NaOH प्लस CaO, जो कि हमारा सोडा लाइम था, ये ऐड होगा तो क्या होगा? हमने पढ़ा था ये पूरा NaO और ये NaCOO ये सब ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ये बना लेंगे Na2CO3, और जो बचा यहाँ पर H है, CH3 में H जोड़ेंगे, CH4 बना देंगे, तो एल्केन बना देंगे, मीथेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा? हमने पढ़ा है कि Na होगा या Mg होगा, कुछ भी होगा, H हट के वो ऐड हो जाएगा, तो CH3COONA, या फिर यहाँ पर Mg है तो Mg, पर Mg की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर 2 आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू ईथीन, इथेनॉल को ईथीन बनाने में जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो क्या होता है? तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपको ये याद है तो आप सीधे डिहाइड्रेशन बोल देंगे, तो बना के देख लो, C2H5OH। जब हम H2SO4 लेते हैं कंसनट्रेटेड, तो ये क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को इससे हटा देगा, वाटर हट गया तो H2 हटेंगे और एक O, तो बचा C2H4 जो कि ईथीन है, तो डिहाइड्रेशन करता है। एंड रिएक्शन को कंप्लीट करना है, अभी देखा था Na ऐड हो रहा है, NaOH ऐड हो रहा है, कोई सोडा लाइम है, तो क्या होगा? ये पूरा यहाँ से उठा लेगा COONA, इधर से NaO, सिर्फ H ऐड हो जाएगा, C2H6 ईथेन बन गया। क्या हुआ? ये हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा था, ये पूरा कंपाउंड और ये दोनों इकट्ठे होके Na2CO3 बना लेंगे, बचा क्या? C2H5 और H, ये दोनों बना लेंगे, तो C2H5 में जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये रिएक्शन एसिटाइलिन बनाने की है। एसिटाइलिन क्या है? C2H2 एल्कोहलिक KOH के साथ, तो C2H2 इस कंपाउंड से अलग हो गया, इसके पास क्या बचा? फिर H2Br2 बचा और KOH, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, KBr बना लेगा, H2O बना लेगा वाटर, और यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो एसिटाइलिन इथाइन गैस बनेगी। ये कुल 10 रिएक्शन थे जो हमें याद रखनी है। अब ये कुछ ऑप्शन है ना, सिलेक्ट करना है ऐसा कंपाउंड जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड किसके पास नहीं होगा? एन वाले के पास, है ना, तो इथेनॉल। ओइक एसिड में तो डबल बॉन्ड आ जाता है, COO, ऐसा ऑल में नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें भी अल वाले में भी HCO आ जाता है, डबल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड, तो ये क्या हो गया? ए वाला। विच इन इट्स प्योर फॉर्म टर्न्स इनटू आइस, आइस बन जाता है कूल करते हैं तो। अभी हमने पढ़ा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड, IUPAC, ये बी का आंसर हो गया। द कंपाउंड राइपनिंग के लिए यूज होता है फ्रूट्स की, तो कौन था? इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन किसका नाम है? इथीन का, तो ये सी हो गया। डिफरेंस करिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, किस बेसिस पे कि क्या बॉन्ड प्रेजेंट है? तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल दे देंगे एक कि इथेन, इथाइन या इथाइन या इथीन। ओके, अब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले आयन होते हैं। आयन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो देख लो भाई, अगर ऐसा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है तो 3 रख के देखते हैं, CN की जगह 3 × 2 6, 6 में से 2 हटाए तो 4, तो पहले से ही आंसर आ गया, सही है। आगे चलते हैं, पेंटेन के आइसोमर बनाओ, तो आपने पढ़ा है पहले 5 बॉन्ड, 5 बना लिए, ये पहला आइसोमर। अब फिर ब्रांचिंग कर देंगे, 3 ऐसे बनाए, 4 ऐसे बनाए, एक यहाँ बना दिया, ये दूसरा बन गया। फिर एक हम ऐसा बना सकते हैं, हर जगह 5 कार्बन है पेंटेन जैसा ही, ये पेंटेन है, ये 4 है और एक मिथाइल है, तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। इसके पास 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, 3 कार्बन मेन चेन, ये मेन चेन है।
तो यहाँ 3 है तो प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल है, इसके पास 1 मिथाइल है पर 4 कार्बन है तो मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये सब प्रोपेन के आइसोमर है 3। अल्कीन जो है होमोलोजस सीरीज है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। कैसा जनरल फॉर्मूला है इनका, एल्कीन बोल रहे हैं तो डबल सिर्फ 2n मल्टीप्लाई करेंगे 2n। ये कौन सी रिएक्शन करती हैं, अनसैचुरेटेड हमेशा कौन सी रिएक्शन करती हैं, एडिशन, एल्कीन और एल्काइन। सब्स्टिट्यूशन कौन से करते हैं, सैचुरेटेड। एंड ऑल्सो अंडरगो, और कौन सी रिएक्शन करेंगी, एडिशन होता है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजनेशन करेंगी, हेलोजन ऐड हो गया तो हेलोजनेशन। फिर अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्जन करना है इथेनॉल का, इथीन बनाना है, तो कैसे बनाता, हमने देखा था H2 चला गया था, डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2 गायब हो रहा है। H2 गायब होने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का वाटर, और डी लगा दिया तो वाटर का हटना। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है, हम पढ़ चुके हैं, मीथेन CH4। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, और ये दोनों बताते हैं एडिशन। अब बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। ईथेन का पहले फॉर्मूला लिख लो, C2H6, मीथेन CH4, ईथीन C2H4, इथाइन C2H क्या होगा 4 - 2 तो C2H2। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इनका मोलिकुलर वेट निकालना है। कैसे निकालते हैं सबको इसमें लिख दिया ने, C का 12 है, H का 1 है, तो यहाँ पर 2 है, इसका निकालते हैं सबसे पहले। तो 12 × 2, क्योंकि ये 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 6 इसका 1 है तो 1 × 6, तो कितना हो गया 24 + 6 दैट इज़ 30 का 30 निकल गया। ऐसे सबका निकालो और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ईथीन से इथेन बना रहे हैं, मतलब C2H4 से हम बना रहे हैं C2H6, लिख के देख लिया करो। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना बेसिकली, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन मतलब तो H2 ऐड होना, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड होना। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ, एक ही पढ़ा है तुम लोगों ने, जो कि बेंजीन है C6H6। टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म चेन, क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे वो चेन बना लेता है बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। 2 प्रॉपर्टी, एक कैटिनेशन, एक टेट्रावैलेंसी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं उन्हें, आइसोमर्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब एक के बाद एक जो मेंबर आते हैं उनमें रेगुलर पैटर्न हो और वो एक दूसरे से CH2 से ग्रुप करें, CH2 से डिफर करें, क्या बोलते थे उन्हें, होमोलोजस सीरीज। क्या बोलते थे, होमोलोजस सीरीज। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का फॉर्मूला तो एल्केन होते हैं, 2n + 2, ये डबल बॉन्ड वाले हैं, और 2n - 2 ये ट्रिपल, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सोडियम प्रोपेनोएट से बनेगा जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम प्रोपेनोएट का फॉर्मूला तो ये हो गया। और सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते थे जब भी, मतलब NaOH और CaO के साथ, तो हम देखते थे कि यहाँ से ये पूरा उठ जाएगा, ये सब Na2CO3 बना लेगा, और बचा यहाँ पर C2H5, H ऐड हो जाएगा तो C2H6 बन गया, तो आपका बन गया ईथेन। और अगर नहीं ऐसे याद होता तो याद रखो, जब भी सोडा लाइम प्रोपेनोएट इनकी रिएक्शन होगी सोडियम वाले की, तो प्रोप लिखा है तो एक कम हो जाएगा, प्रोप का एक कम, n = 3 से n = 2 आ जाओ तो एथ आ गया। ऐसे यहाँ पे अगर इथेनोएट लिखा रहता तो एथ का मैथ हो जाता, ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे बोला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे, तो कौन करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, मतलब CnH 2n + 2, तो आप रख के देखेंगे तो सिर्फ यही कंपाउंड आएगा जिसमें 2n + 2 लग रहा है, ईथेन। हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर ख़त्म हो गया। PYQ भी हमने खूब सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स।